वेलकम है बच्चों आपको आज की क्लास में, जिसका नाम है क्या है आज? आईईडी। सॉरी, आज है आईईडी। बेटा आज क्या है? आईईडी। आईईडी में हम लोग कुछ टॉपिक्स कर चुके थे, जैसे एग्रीकल्चर का चैप्टर। लो सर, सुनो, शुरू से सुनो बेटा। हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा? हम लोग कर रहे हैं बेटा चैप्टर 2 इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेके 1990 तक। बेटा यहाँ पे कौन सा पीरियड था जब इंडियन इकोनॉमी किसके हाथ में थी? अरे इंडियन इकोनॉमी किसके हाथ में थी? इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में थी। बेटा इंडियन गवर्नमेंट ने आके ऐसा क्या क्या किया कि 1991 जैसे हालात बन गए, या फिर कौन से पॉजिटिव और कौन से नेगेटिव किस सेक्टर में किए, ये चैप्टर हमें वो बताता है। इसकी काफी चीजें मैं आपको पहले करा चुका था। आज की क्लास में जो हमें करना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या चेंजेस आए थे, वो अच्छे थे या बेकार थे। उसमें हम लोग लैंड रिफॉर्म कर चुके थे, लैंड सीलिंग भी कर चुके थे। आज बारी आ गई है सर ग्रीन रिवॉल्यूशन की। बेटा जो बच्चे मोबाइल चला रहे हैं वो हटा दें, नहीं तो उनकी पीटीएम दोबारा हो जाएगी। आओ अब समझते हैं सर। सबसे पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन एक ऐसा टॉपिक जो हर बार आपके एग्जाम में आता ही आता है। अगर ये नहीं आता तो इसके अंदर के कुछ ना कुछ कंटेंट आपके एग्जाम में आते हैं। बेटा अभी देखते हैं। बेटा चैप्टर को शुरू करने से पहले ही, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले ही मैंने आपको देखो यहाँ पे बताया ईयर और पॉपुलेशन परसेंटेज ऑफ इंडिया जो कि एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थी। 1950 से लेके 1951 तक कितने लोग डिपेंडेंट थे? 67.5। लेकिन 40 सालों के बाद भी 1990 से लेके 1991 तक कितने लोग, अगर रफली देखें तो 65% लोग इसके ऊपर डिपेंडेंट थे। तो इसका मतलब हालात बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे सर। अच्छा अब देखो सर, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस about 75% of country's population was dependent on agriculture। कंफ्यूज नहीं होना, ये एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस है, ये 51 है और ये 1991 है। बेटा डन। आगे अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ सबसे पहले कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस क्या हालात थे। बेटा सबसे पहला, हमारे देश की 75% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थी। हमारे देश में जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत लो थी। लेकिन इसके पीछे रीजन क्या था सर? हम लोग ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे और अब्सेंस था किसका? इंफ्रास्ट्रक्चर का। डन सर। तीसरी बात, इंडियाज एग्रीकल्चर वाइडली डिपेंड ऑन मॉनसून। तीसरी बात जिसकी वजह से हम लोग पीछे थे सर, हम लोग अपने इरिगेशन के लिए मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंट थे। अगर मॉनसून कम होता फार्मर्स को दिक्कत होती थी, और यही कारण थे कि इंडिपेंडेंस के टाइम हमारा ये हालात थे। डन सर। लेकिन तो सर ये तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे थे, लेकिन 1950 से लेके 1990 तक देश तो हमारे हाथ में था। आओ हमने तब क्या किया सर, आओ देखते हैं सर। द स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल वॉज परमानेंटली ब्रोकन बाय ग्रीन रिवॉल्यूशन। कहते हैं जो अंग्रेजों ने हमारे एग्रीकल्चर को जो स्टेगनेंट सिचुएशन में डाल दिया था, हमारी कंडीशन ग्रीन रिवॉल्यूशन ने ठीक कर दिया। मतलब सर ये पॉजिटिव साइन है, ये पॉजिटिव साइन है सर। अब जरा ध्यान से देखते चले जाओगे तो सबका सब समझ में आ जाएगा। पहली चीज, दिस रेफर्स टू अ लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन रिजल्टिंग फ्रॉम the use of high yielding variety seed especially for wheat and rice। अभी सुन लो ना मेरे भाई, सुन लो ना। अब यहाँ पे मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ग्रीन रिवॉल्यूशन से हमारे हालात ठीक हो गए। सवाल क्यों ठीक हो गए? क्यों? क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर हम लोग HYV शीट्स को यूज कर रहे थे। अब HYV शीट से हुआ क्या सर? दो चीज ड्रास्टिक चीजों से बढ़ गई सर, एक व्हीट और एक राइस, और यही इंडियंस का स्टेपल फूड है। तो हमारे स्टेपल फूड बहुत अब कोई कमी नहीं रह गई थी। द यूज ऑफ HYV सीड प्राइमरली बेनिफिटेड द व्हीट ग्रोइंग रीजन ओनली। लेकिन शुरू में इस HYV सीड से जो फायदा मिला व्हीट में मिला, और उन स्टेट्स को मिला जो व्हीट ग्रो करते थे। सर एग्जाम में पूछते हैं सर, लेकिन ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है ना, दो फेज में आया था सर। जो इसका फर्स्ट फेज है ग्रीन रिवॉल्यूशन, द यूज ऑफ HYV सीड वाज रिस्ट्रिक्टेड टू द मोर एफ्लुएंट स्टेट। अभी मैंने ऊपर भी बताया था कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने बेनिफिट किसको किया? व्हीट ग्रोइंग स्टेट को। तो वो तीन स्टेट आए बेटा, पंजाब, आंध्रा और तमिलनाडु। लेकिन जब इसका सेकंड फेज आया
green revolution, the HYV technology spread to a large number of state and benefit more variety of crop. शुरू में इन 3 स्टेट और वीट को सपोर्ट किया, लेकिन सेकंड स्टेट में ऑलमोस्ट सारे स्टेट को और सारी वैरायटी ऑफ फूड को सपोर्ट किया। अभी सर मुझे पक्का पक्का याद हो गया, बहुत बढ़िया बेटा, पढ़ते कहाँ। द स्प्रेड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड इंडिया टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी। चलो सर, अभी मुझे ये भी याद हो गया कि इसका मतलब 1950 से पहले पहले या ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से पहले पहले तक हम भूखे मर रहे थे, हम किसी की मर्जी पे थे बेटा, लेकिन इसके बाद हम हो गए सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन। अभी देखो यहाँ पे लिखा है, इंडिया नो लॉन्गर हैड टू बी एट अ मर्सी ऑफ अमेरिका या फिर एनी अदर नेशन फॉर मीटिंग इट्स फूड रिक्वायरमेंट। डन सर, सर पक्का पक्का भी मुझे समझ में आ रहा है। अब से ये मार्केटेड सरप्लस क्या होता है, जैसे आपने याद किया हुआ ना एक्सपोर्ट सरप्लस, वैसे ही होता है बेटा मार्केटेड सरप्लस, जहां पे एक किसान इतना ग्रो कर रहा है कि वो खा भी रहा है और देखो सर यही लिखा, द पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विच इज सोल्ड इन द मार्केट बाय द फार्मर इज कॉल्ड मार्केटेड सरप्लस। एक मार्क्स में एग्जाम में एमसीक्यू में आता है। The good proportion of rice and wheat was produced during the green revolution period। अरे ऐसा नहीं है कि ग्रीन रिवोल्यूशन से पहले हमारे देश में व्हीट और राइस नहीं होता था, होता था लेकिन कम होता था, साथ साथ गुड क्वालिटी का भी नहीं होता था। लेकिन ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद वो सेल्फ सफिशिएंट भी हो गया और गुड क्वालिटी का भी हो गया। डन, आगे। इससे बेनिफिट किसको हुआ? लो इनकम ग्रुप को। सर लो इनकम ग्रुप को बेनिफिट कैसे हुआ? अरे देखो, जब बहुत ज्यादा सप्लाई हो जाएगी तो अपने आप प्राइस ड्रॉप हो जाते हैं। बेनिफिटेड फ्रॉम दिस डिक्लाइन इन रिलेटिव प्राइस, तो उनको भी बेनिफिट हुआ। इट इनेबल द गवर्नमेंट टू प्रोक्योर। गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट किया? अब भैया गवर्नमेंट ना स्टॉक बिल्ड करने लगी है बेटा, ताकि जब भी देश में या देश के किसी भी पार्ट में फूड का शॉर्टेज होगा वहां पे हम इसको सप्लाई कर सके। मोर ओवर, लेकिन बेटा इसका बस एक नेगेटिव पॉइंट है, एक नेगेटिव पॉइंट, बस एक नेगेटिव पॉइंट, लेकिन ये भी ठीक कर लिया गया था। नेगेटिव पॉइंट क्या था? ये जो HYV शीट्स थे ना, ये प्रोन टू अटैक बाय पेस्ट थे बेटा, इस पे कीड़े बहुत जल्दी अटैक करते थे। द स्मॉल फार्मर हु adopted this technology could lose everything in the pest attack, but fortunately these fear did not come true because of the steps taken by the government। अभी सर अगर मैं ये शीट यहाँ से हटा भी दूं ना, अब आपने इसके बारे में इतना अच्छा और इतने ध्यान से सुन लिया कि अब आपके दिमाग में रह गया है। डन, मैं शीट हटा के अब आपसे कुछ पूछता हूँ, मुझे बताना। हाँ जी मैडम, जो बातें आपके दिमाग में मुझे बता दो जल्दी जल्दी। बढ़ गई, बहुत बढ़िया। पंजाब फर्स्ट फेज में, बहुत बढ़िया। हाँ बेटा, ओ मुझे बस एक छोटी सी बात बता दियो, क्या इसके कोई नेगेटिव पॉइंट था? कोई नेगेटिव पॉइंट था? नहीं था, नो कोई कह रहा, नो कोई नेगेटिव पॉइंट। हाँ हाँ, प्रोन टू अटैक बाय पेस्ट, लेकिन ये भी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली गई। सर बहुत बढ़िया, आपको आ गया सर। अगर ये आ गया तो बेटा एग्जाम में ना एक बार पूछा गया था कि ये HYV शीट क्या होती है, देख लो, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक बार देख लो। HYV शीट आर ऑफ बेटर क्वालिटी, सर पता था। दूसरा, हेल्दी एंड सरप्लस क्रॉप होते थे इससे। तीसरा, फाइट विद इंसेक्ट्स एंड अदर डिसीज। ये 3 बातें याद रखना, आप आंसर बना दोगे। चलो सर अब आगे देखते हैं सर, अगली चीज में आ जाते हैं बेटा, सब्सिडीज। अगली चीज में आ गए बेटा, किस में आ गए? सब्सिडीज। अच्छा एक बात बताओ, सब्सिडीज किसने किसको दी? पक्का? लेकिन आपको पता है ना, हमारे इंडिया में डायरेक्ट टू कंज्यूमर वाली सब्सिडी तो अभी आई है, पहले तो ये स्कीम थी नहीं। तो सब्सिडी एक्चुअली में मिल किसको रही थी ना? सीड सेलर को, फर्टिलाइजर सेलर को, मैं उनको देता था पैसे कि तुम पैसे लो और ये सब चीजें सस्ते में बना के बेचो। डन। अब ना कुछ लोग इसके अगेंस्ट में आ गए और कुछ इसके पॉजिटिव में आ गए। कुछ अगेंस्ट में लोग आके कहने लगे, सर आप सब्सिडी किसानों को थोड़ी दे रहे हो, आप तो उन मैन्युफैक्चरर्स को दे रहे हो जिन्होंने बड़ी बड़ी मशीनें लगाई हुई हैं, उनका धंधा बढ़ रहा है, क्या कर रहे हो? लेकिन कुछ ने कहा, सर कोई बात नहीं, बढ़ रहा है तो बढ़ने दो, लेकिन उसका अल्टीमेटली बेनिफिट तो किसानों को मिलता है। तो सर इंडिया में ये लड़ाई थी और इस पे क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम में। आओ सर, सब्सिडीज। Economists believe that any technology will be looked upon as being risky by farmer. Subsidies
were thereof needed to encourage farmer to test the new technology। सब्सिडी इसलिए भी जरूरी थी कि जो हमारे देश का किसान था एटलीस्ट उसको वो टेक्नोलॉजी पता तो चले कि इसको यूज करने से प्रोडक्शन बढ़ती है। लेकिन अगर आप सब्सिडी नहीं देते तो वो चीजें महंगी रहती, वो बेचारा कभी खरीदता ही नहीं। एटलीस्ट उसको एक बार टेस्ट तो कराओ। तो सिर्फ वो टेक्नोलॉजी और वो HIV शीट्स टेस्ट कराने के लिए गवर्नमेंट ने सब्सिडीज देना स्टार्ट किया। लेकिन जैसे ही स्टार्ट किया दो लोग आ गए बेटा, एक वो जो चाहते थे कि डिसकंटिन्यू कर दे, एक वो जो चाहते थे इसको कंटिन्यू कर दे। डन डन। ऊपर वाला क्या है सर, डिसकंटिन्यू, और नीचे वाला चाहते थे कंटिन्यू। देखते हैं सर। सम इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट once the technology is found profitable and is widely adopted, subsidies should be phased out। ये लोग चाहते थे कि सर अब तो टेस्ट करा दिया, टेक्नोलॉजी लोगों ने अडॉप्ट कर भी ली, अब तो आप इसको धीरे धीरे करके हटा लो। सिंस देयर पर्पस हैड बीन सर्व्ड। सर आपने ही अभी ऊपर बोला था ना कि आप नई टेक्नोलॉजी टेस्ट कराना चाह रहे थे, नई टेक्नोलॉजी टेस्ट हो गई, अब आप हटा लो। उन्होंने इसके पीछे तर्क भी दिए बेटा। क्या तर्क थे? तर्क नंबर 1, बेनिफिट द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। सर ये किसानों को कम और इंडस्ट्री को ज्यादा मदद कर रहा है। कहता है सब्सिडीज आर मेंट टू बेनिफिट द फार्मर बट अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी आल्सो बेनिफिट द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। ठीक बात है, गलत नहीं बोल रहा है, लेकिन मुझे कंटिन्यू वाले की भी बात सुननी पड़ेगी। उसने बेनिफिट में एक और बात बोली, बोली बेनिफिट टू पर्टिकुलर रीजन, और सर इसका फायदा पर्टिकुलर रीजंस को ही मिल रहा है। अमंग फार्मर द सब्सिडी लार्ज बेनिफिट द फार्मर इन द मोर प्रॉस्पेरस रीजन। सर और ये वहीं पे, क्योंकि अभी आपने बोला था ना कि व्हीट और राइस प्रोड्यूसिंग नेशन को ये बेनिफिट कर रहा था, तो सर कुछ ही नेशन को ही बेनिफिट कर रहा था। ज्यादा डिटेल नहीं लिखना, बस ये दो बात लिखनी है। पहला बेनिफिट टू फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, दूसरा पर्टिकुलर रीजन। याद हो गया सर? इसके अंदर बातें लिख देंगे। सर अब जरा पढ़ा दो। सम इकोनॉमिस्ट इन फेवर ऑफ कंटिन्यू ऑफ सब्सिडी, वो क्या चाहते थे? देखो बेटा उन्होंने बस एक बात बोली, उन्होंने कहा ऑन द अदर हैंड सम बिलीव दैट गवर्नमेंट शुड कंटिन्यू विद एग्रीकल्चर सब्सिडीज बिकॉज। अब क्यों? उन्होंने कहा जो हमारे देश का फार्मर है वो एक रिस्की बिजनेस है। सर फार्मिंग एक रिस्की बिजनेस है और सब्सिडी इनको हेल्प ही करती है। डन। चलो सर मैं स्लाइड हटा रहा हूँ। अभी जितना मैंने आज की क्लास में पढ़ाया आप पहले मुझे सुनाओगे, फिर अगर आप एक बार पेपर दे लेते तो आपको समझ आता है बेटा। डन बेटा। इंडस्ट्री एंड ट्रेड बेटा, इंडस्ट्री एंड ट्रेड अभी देखना सर। इंडस्ट्री एंड ट्रेड दो अलग अलग वर्ड है, दो अलग अलग वर्ड है। बच्चा बहुत कोशिश करता है कि दोनों का मीनिंग अलग अलग जान ले, लेकिन पता नहीं वो जान पाता है कि नहीं पाता है। लेकिन आप जान पाए या नहीं जान पाए अभी आप इसको पढ़ने के बाद इवैल्यूएट करना बेटा। सबसे पहले अ पुअर नेशन कैन प्रोग्रेस ओनली इफ दे हैव अ गुड इंडस्ट्रियल सेक्टर। उत्तर की बात इन्होंने सही कह दी। कहते अगर एक नेशन का आप ग्रोथ चाहते हो तो उस नेशन में इंडस्ट्री लगनी चाहिए। अभी इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे ट्रेड मिलके इंडस्ट्री बनाते हैं बेटा। जैसे जाना जाता है ये कंट्री इस इंडस्ट्री में, जैसे हम सबको पता है कि हमें छुट्टियां और पैसे मिल जाए तो हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि हमें पता है वो वाली इंडस्ट्री वाली वे कंट्री है। अरे जो हमें एंटरटेन, हमें हेवन वेवन में ले जा रही है, एक ऐसी इंडस्ट्री है। ठीक वैसे ही इंडिया किस तरीके की इंडस्ट्री बनेगी बेटा, उसी पे मेरा जीडीपी भी डिपेंड करेगा। इंडस्ट्री प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट विच इज मोर स्टेबल देन द एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। उस तरीके से सीधा सीधा बोल दिया एग्रीकल्चर बेकार है, घटाओ उसको और किसको बढ़ाओ? इंडस्ट्री को बढ़ाओ। इट प्रमोट मॉडर्नाइजेशन एंड ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी। सर ये बार बार बोले जा रहा है कि एग्रीकल्चर घटाओ। इट इज फॉर दिस रीजन दैट द 5-year plan placed a lot emphasis on industrial development। डन सर। अब मुझे समझ में आया आखिर क्यों इंडिया का 5-year प्लान ज्यादा इंफेसिस रखता है इंडस्ट्री के ऊपर। हम लोग आ गए वैसे, बहुत बहुत आगे आ गए बेटा। अब देखते हैं सर, एक एक करके शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले अरे बात समझ में आ गई ना? क्या पढ़ा था हमने? अ पुअर नेशन ओनली थ्रू इंडस्ट्री, क्योंकि इंडस्ट्री ज्यादा स्टेबल होती है।
और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है इन कंपैरिजन टू एग्रीकल्चर। बहुत बढ़िया, दिमाग में बात आ गई ना, दिमाग में रखना बेटा। आगे, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया इंडस्ट्री डेवलपमेंट। बेटा अब देखते हैं इंडिपेंडेंस के टाइम पे वो हमें कैसा इंडस्ट्री देके गए थे। मैडम देख लूं, देखते हैं। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन एग्रीकल्चर डिड नॉट हैव द कैपिटल, ओ तेरी, हमारे पास किसी के पास भी कैपिटल नहीं था, टू अंडरटेक इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रियल वेंचर्स रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। डन सर, पहली बात तो समझ में आ गई। इसीलिए सरकार ने कभी भी किसी प्राइवेट आदमी को बोला ही नहीं एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कि भाई तू नौकरी छोड़ और इंडस्ट्री लगा ले, क्योंकि मुझे पता था वो गरीब है। दूसरी बात, द मार्केट वॉज नॉट बिग इनफ टू इनकरेज इंडस्ट्रियलिस्ट। अब मैं पढ़ाने के लिए इतना इनकरेज क्यों, क्योंकि मुझे पता है बच्चे अच्छे हैं, 100 नंबर लाएंगे। लेकिन जब मार्केट आपको खरीदने को तैयार ही नहीं थी तो आप क्या इंडस्ट्री लगाते बेटा। इन्होंने कहा द मार्केट वॉज नॉट बिग इनफ टू इनकरेज इंडस्ट्रियलिस्ट टू अंडरटेक मेजर प्रोजेक्ट इफ दे हैड कैपिटल टू डू सो। समझाता हूं बेटा, समझाता हूं बेटा। बेटा हम जिस लोकेलिटी में रहते हैं ना, अरे सुनो ना मेरी बात, हम जिस लोकेलिटी में रहते हैं ना, यहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट फ्लैट बना है ना बेटा, फ्लैट 3 BHK 4 BHK 5 BHK का, बेटा वो सबसे महंगा 3 करोड़ का है बस। ओ तरीके, मैं ये जितने भी एरिया है ना हमारे, पूरा मैंने पूरा एरिया कवर करके बताया। हाईएस्ट फ्लैट अगर कोई खरीदना चाहता है, बहुत आदमी होते हैं भैया मुझे जो सबसे महंगा फ्लैट है ना वो दिलाओ, तो पता चला वो 3 करोड़ का है। तो मुझे एक बात पता चल गई, हम जिस लोकेलिटी में रहते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा अमीर लोग नहीं रहते। सर ऐसे क्यों कह रहे हो आप। मैं बेटा ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैं अगर थोड़ा सा उस तरफ चला जाऊं तो बेटा वहां पे हाईएस्ट फ्लैट 78 करोड़ का भी है। ओ तरीके सर, इतना बड़ा डिफरेंस। अब आप समझ सकते हो कि किस सोसाइटी से बिलोंग हो रहे हैं। 78 करोड़ का फ्लैट और यहाँ पे हाईएस्ट 3 करोड़ का फ्लैट। तो सर एक बात समझ में, इसका मतलब यहाँ का जो भी बिल्डर होगा वो कभी भी 3 करोड़ से ऊपर के फ्लैट बनाएगा ही नहीं। उसको पता है मैं बना तो दूंगा लेकिन बिकेगा ही नहीं। समझ रहे मेरे भाई। हाँ बेटा, मैंने ऐसा ही एक फ्लैट देखा था, वहां पे इतना आई मीन डेवलपमेंट था, इतना डेवलपमेंट, इवन बाथरूम के अंदर भी डेवलपमेंट था। कहते हैं कि आपको दरवाजा नहीं खोलना, बस आपको सोचना है कि मुझे बाथरूम जाना है, बाथरूम के दरवाजे अपने आप हिलने लगते हैं। ओह हाँ, अरे हंस रहे हो मैडम, उनके दरवाजों में ना, दरवाजों में लॉक नहीं है, वो अपने आप खुल जाते हैं कि मालिक आ गया। ओके ओके, क्या ये सेंसर लगा होगा। मैं सर मजाक नहीं कर रहा बेटा। और बटन दबा के पूरे घर का इंटीरियर बदल जाता है बादशाह के घर की तरह। चलो क्या ये वो भी सेंसर होगा। खैर मैंने आपको 2 बात बताई, पहली बात डिड नॉट हैव कैपिटल, और दूसरी बात नॉट बीइंग इनफ इनकरेज। अब तीसरी बात बेटा लास्ट, ये वाली समझ लेना बेटा, बच्चे 2 ही लिख के आते हैं, तीसरा वाला उनको समझ में नहीं आता। इन एडिशन द डिसीजन टू डेवलप द इंडियन इकोनॉमी ऑन सोशलिस्ट लाइन led to the policy of the government controlling and commanding height of economy as the second 5-year plan was put it up। या एक और प्रॉब्लम थी, वो गवर्नमेंट के साइड से थी। ये प्रॉब्लम क्या थी, गवर्नमेंट चाहती थी हमारी इकोनॉमी कैसे डेवलप हो, सोशलिस्ट साइड। अगर आप सोशलिस्ट साइड ही बढ़ाना चाहते हो तो कोई प्राइवेट प्लेयर तो वैसे भी नहीं आएगा। तो सर 3 बातें मुझे समझ में आ गई। पहली बात क्या थी, अरे बोलो ना जनाब, पहली बात क्या थी, पहली बात बता दो। कैपिटल नहीं था, मार्केट हमें इनकरेज भी नहीं कर रही थी, कोई खरीदने वाला नहीं था। तीसरी बात, आप खुद सोशलिस्ट लाइन पे अपने आप को डेवलप करना चाह रहे थे। समझ में आ गया सर। लेकिन फिर भी सर 1956 में आप लेके आ गए आईपीआर। आईपीआर बोले तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन। आप देखो ध्यान से समझना, आपको समझ में आ रहा होगा जैसे आप इंडस्ट्री में आए हो। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 3 बातें थी, उसके बाद बेटा आता है आईपीआर। बेटा आपको पता है 1956 में आपका सेकंड 5-year प्लान आया था। देखो, दिस रेजोल्यूशन फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड 5-year प्लान। ये जो आईपीआर बना था ये सेकंड 5-year प्लान के बेसिस पे बना था। द प्लान विच ट्राइड टू बिल्ड द बेसिस फॉर अ सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ द सोसाइटी। अब जब आप खुद, मैंने बोला ना, जब आप खुद ये चाह रहे हो कि इंडिया एक सोशलिस्ट इकोनॉमी बन जाए, जब आप खुद चाह रहे थे तो आपकी पॉलिसी भी वैसा ही काम करेगी। अरे सुनो ना, मैं चाहता हूं कि आप सब बॉडी बिल्डर बन जाओ, तो जो मैं पॉलिसी बनाऊंगा उसमें क्या होगा, खाने में प्रोटीन होगा, सुबह उठते ही जिम होगा। ठीक वैसे ही आपकी पॉलिसी भी उसी तरफ इशारा कर रही थी। सर इशारा करते हुए आपने क्या कर दिया, जरा देखना।
सबसे पहले आप क्या ले आए, इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन ले आए, उसके बाद आप लोग क्या ले आए, लाइसेंस रिक्वायरमेंट ले आए। क्या लाए सर, सेकंड 5 ईयर प्लान में आप दो बातें ले आए, पहली बात इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन, दूसरी बात लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट। इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन में आपने क्या किया, आपने इंडस्ट्री को 3 कैटेगरीज में बांट दिया। फर्स्ट कैटेगरी कहती थी कि सिर्फ इसके अंदर वो बिजनेस आएंगे जिसको ओन्ड कौन कर रहा है, गवर्नमेंट। सेकंड कैटेगरी में वो लोग आएंगे जिसको प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, एफर्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर दोनों मिलके होल्ड कर रही है सर। तीसरा कौन आया सर, तीसरी कैटेगरी में आपने प्राइवेट सेक्टर को दिया, लेकिन ये बहुत कम था, बहुत कम था बेटा। सर समझ में आ गया। अब लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट क्या थी बेटा, अब जरा लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट देखो। ऑल्दो देयर वाज अ कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रियल लेफ्ट टू द प्राइवेट सेक्टर, अभी अभी आपने बोला सर आपने थर्ड कैटेगरी छोड़ी थी प्राइवेट के लिए, लेकिन उस पर भी आपने उंगली कर दी। कौन सी उंगली, कि भैया देखो तुम प्राइवेट काम कर सकते हो लेकिन हमसे लाइसेंस लेके चले जाना। द सेक्टर was kept under state control through a system of license. No new industry was allowed unless license was obtained from the government. सर ऐसा समझो ना, आपने पहली कैटेगरी अपने ले रखी, दूसरी कैटेगरी में आप उसके साथ खड़े हो गए, और तीसरी कैटेगरी जहां पे आप उसके साथ नहीं खड़े थे आपने उसको बोला पहले मेरे से लाइसेंस ले, तो आपने तो तीनों ही कैटेगरी में छेड़खानी कर दी। सर आखिर ये होता क्या था, सर ये लाइसेंस रिक्वायरमेंट होता क्या और क्यों होता है बेटा, इसके लिए देखो यहाँ मैं एक चीज बना के लाया हूँ और इससे एमसीक्यू एग्जाम में बना हुआ है। वाई लाइसेंस, दिस पॉलिसी वाज यूज्ड फॉर प्रमोटिंग इंडस्ट्री इन द बैकवर्ड रीजन। अब ना अगर वो प्राइवेट वो चाह रहे थे, मैंने वो चाहते थे कि सर अगर हमने प्राइवेट सेक्टर को बोल दिया ना काम करने के लिए, पता प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा, सिर्फ अमीर आदमी अमीर वाली जगह पे काम करेगा, इसीलिए वो अमीर आदमी को अमीर वाली जगह पे लाइसेंस ही नहीं देते थे। वो क्या कहते थे, लाइसेंस उसी को देंगे जो बहुत बैकवर्ड रीजन में खोलेगा। तो इनका पहला पर्पस ये था, भाई ऑब्वियसली तुम सोशलिस्ट इकोनॉमी है तो सोचोगे भी वैसे ही। दूसरा, इट वाज इजियर टू ऑब्टेन इफ इंडस्ट्रियल यूनिट वाज एस्टैब्लिश्ड इन एन इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया। अगर आपने पहले से इंडस्ट्री लगाई हुई थी या अगर आपका पहले से कोई इंडस्ट्री चल रही है तो उसको हम दे देंगे अगर वो पहले से बैकवर्ड रीजन में है तो। और तीसरा, द पर्पस ऑफ दिस पॉलिसी वाज टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी। ठीक बात है, अभी अभी हम लोग इसको पढ़ के भी आए बेटा गवर्नमेंट बजट के वाले बेसिस पे। डन सर, ये भी समझ में आया सर। अच्छा एक और चीज देख लो बेटा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ओए आपको गवर्नमेंट बजट याद आ रहा है, गवर्नमेंट बजट में आपने यही पढ़ा था ना, रीजनल डिस्पैरिटी को खत्म करने के लिए ये लोग क्या करते थे, SEZ बना देते थे और दूसरा टैक्स हॉलीडेज देते थे। ठीक ये लोग यहाँ पे भी यही कर रहे हैं। अच्छा उसके बाद आपने पढ़ा था SSI स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से कुछ चीजें छीन ली थी बेटा, पहले इन्होंने खुद ही दी। देखो ना इन 1955 द विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमिटी, also called Carve Committee, noted the possibility of using small scale industries for promoting rural development. 1955 में सिर्फ इनको ये बात पता चली, वहां पे एक कार्व कमेटी ने एक रिपोर्ट सबमिट करी और रिपोर्ट में ये बात कहा कि सर अगर आप अपने देश की तरक्की चाहते हो तो छोटे छोटे उद्योग वाले लोगों को भी आइडेंटिफाई करना चालू करो और उनके बिजनेस को रिकॉग्निशन दो। तब इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहचाना कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी रूरल डेवलपमेंट में हेल्प कर सकती है। सर क्या है ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, देखो सर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज डिफाइंड विद द रेफरेंस टू द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड ऑन द एसेट ऑफ अ यूनिट। एक मिनट बेटा बस, हेलो गुड इवनिंग, हाँ जी लक्ष्मी मैडम। 6 बजे एग्जैक्टली मैं ना अभी यहाँ पे वैशाली में क्लास ले रहा हूँ, मैं वहाँ पहुँचूंगा ही 6:05 या 10 मिनट तक। बोल दो फिर कल मिलना है। डन बेटा। अब आगे देखो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या बोला सर, कैसे पता, अरे अरे एक ये अग्रिम ने एक बिजनेस खोला है और एक गर्वित ने एक बिजनेस खोला है, इन दोनों में से किसके बिजनेस को मैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनाऊं। उन्होंने बोला कि सर हम ना एसेट के बेसिस पे लगाएंगे, किसके पास कितने एसेट है। मान लिया अगर इसके पास 10 करोड़ के एसेट है और इसके पास 1 करोड़ के एसेट है तो हम एसेट को बेसिस बनाएंगे। और उन्होंने एसेट को बेसिस बनाया और मैडम बोला स्मॉल स्केल ना, बोला दिस लिमिट वाज
हैज चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन धीरे 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 ये समय के साथ चेंज होता था। लेकिन 1950 में इसकी लिमिट कितनी थी? 5 लाख रुपए। कि अगर कोई आदमी 5 लाख के एसेट से बिजनेस शुरू कर रहा है तो उसके बिजनेस को एसएसआई काउंट होगा। लेकिन बेटा आज की डेट में कितना है? एट प्रेजेंट द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड इज ₹1 करोड़। अगर 1 करोड़ तक डाला हुआ है तो आप एसएसआई हो। इट इज बिलीव्ड दैट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर मोर लेबर इंटेंसिव। ऑब्वियसली सी बात है, अगर आपने गांव में खोला हुआ एसएसआई तो आप क्या होगे? लेबर इंटेंसिव। बेटा बोलो समझ में आया? अच्छा इतना ही लाया हूं आज। हाँ नहीं, चैप्टर नहीं खत्म बेटा, आज के लिए बस इतना है। ठीक, चलो सर अब मैं नोट आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अभी मुझे सुना दो, चले जाओ।